नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी और बात करेंगे आज जेल सुधार की, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार जेल सुधार को लेकर लगातार आगे बढ़ रही है। इससे जेल में बदलाव भी किया जा रहा है, जेलों को तकनीक से जोड़ा जा रहा है। और जब भी हम तकनीक की बात करते हैं, डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं और जेलों में तकनीक की बात करते हैं, तो जहां एक तरफ समय बचता है, वहीं दूसरी तरफ जो सुरक्षा की भावना है वो भी प्रबल होती है, वो भी आगे बढ़ती है। लेकिन अगर हम जेल के अंदर जो कैदी हैं, जो बंदी हैं, उनकी बात करें तो उनमें सुधार को लेकर भी कई तरीके के प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, कारागार मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इसीलिए जेल मैनुअल 2022 लागू किया गया और इसमें शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, स्वरोजगार को लेकर और जो जेल के अंदर बंद कैदी हैं, जब भी वो बाहर निकले, आत्मनिर्भर बनकर बाहर निकले, हुनरमंद बनकर बाहर निकले, ताकि वो बाहर की जो जिंदगी है वो सम्मान पूर्वक जी सके। इन सब को लेकर प्रयास किया जा रहा है। आज इसी विषय पर बात करेंगे। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, उनका हम परिचय करा दें। हमारे साथ धर्मवीर प्रजापति जी हैं, कारागार एवं होमगार्ड मंत्री हैं। धर्मवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, क्या कहा जा सकता है कि पहला कारागार मंत्री है जो प्रधानमंत्री से मिला और जेल को लेकर, जेल सुधार को लेकर एक बड़ा संवाद हुआ? देखिए, मैं आभार व्यक्त करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का कि वो देश दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और व्यस्ततम कार्यक्रम में से उन्होंने मुझे समय दिया। इसके लिए मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं। और सही बात यह है कि पिछले हमारे जो मंत्री रहे और क्या उन्होंने किया, मैं उस पर कभी जाना नहीं चाहता जी। लेकिन मेरा स्वभाव है कि जो भी जिम्मेदारी नेतृत्व तो हमें दे, उसको हम पूर्ण रूप से फॉलो करें और उसको हम आगे बढ़ाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से हमारे ऊपर भरोसा जताया कि पिछला अगर कार्यकाल देखें तो जेल विभाग उन्हीं के पास था और उन्होंने हमारे ऊपर भरोसा जताया, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके विश्वास को हम आगे लेकर के जाएं और काम करें उसमें। उसी के तहत हमने शुरुआत की और जब जेलों में जाना हुआ, जेलों में जाने के बाद हमने देखा कि युवाओं की एक बड़ी संख्या हमें दिखी। युवाओं की बड़ी संख्या दिखी तो फिर हमने प्लान बनाया कि युवाओं के साथ संवाद किया जाए। तो शुरुआत हमने की और संवाद में कोशिश की कि युवा अधिक संख्या में आगे रहें। अब जब वहाँ संख्या हमने देखी तो 70 से 80% हमें युवा दिखे जेल में। और युवा देश का, प्रदेश का भविष्य होता है। देश का, प्रदेश का भविष्य ना बन पाए वो अपने घर का भविष्य तो होता ही है। ठीक है। और जिस घर का भविष्य जेल में हो, वो घर जो है अंधकार में हो जाता है। अगर परिवार के परिस्थिति को देखें तो वो परिवार, जिस घर का कोई व्यक्ति जेल में है, वो परिवार बहुत विषम परिस्थितियों से गुजरता है। उस परिवार में अगर हम देखें तो बहन बेटी अगर कोई शादी के योग्य है तो सामान्य अच्छा परिवार कोई इसे स्वीकार नहीं करता उस जेल में जाने के कारण उसके भाई को, या बिल्कुल कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। धर्मवीर जी, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो अर्थदंड की बात की है, जो अंडर ट्रायल कैदी हैं, कितने कैदी इस बार छोड़े गए और क्या ये भी इस बात को लेकर भी चर्चा हुई प्रधानमंत्री से? देखिए, शुरुआत तो यहीं से हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 14-15 दिन पहले पीएमओ से हमारे पास एक फोन आया था कि हमें उत्तर प्रदेश में जो अर्थदंड वाले कैदी थे कितने छोड़े गए हैं वो पूरी डिटेल चाहिए। तो लगभग 400 कैदी हमने छोड़े हैं अब तक। लेकिन पदभार लेने से पहले जैसे विभाग बटे, उसके बाद में नवरात्र आने वाले थे, हम सोच रहे थे कि शुभ समय में पदभार लिया जाए, लेकिन उससे पहले कोई शुभ काम कर दिया जाए। तो पहले तो गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण का हमने निर्देश दिया। उसके बाद हमने एक सूची मांगी कि कितने कैदी ऐसे हैं जो अर्थदंड में बंद हैं। तो 136 लोगों की सूची मिली। छत्तीसगढ़ के एक समाज सेवी ने वो पैसे पूरे जमा किए और भाजपा के स्थापना दिवस पर 6 अप्रैल में एक ही दिन में, एक ही समय में 136 कैदी सभी के जेलों से छोड़े गए। ये शुरुआत वहाँ से हुई और वो डिटेल माननीय प्रधानमंत्री जी ने मांगी। तो उसी समय हमने कहा कि हम मिलना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और जेल की जो कुछ बातें हमारे सामने आई हैं, हमने जो अनुभव में आई हैं, वो शेयर करना चाहते हैं। तो उसी के तहत समय दिया उन्होंने और जब समय दिया तो जाकर के उनके साथ जेल में बने हुए सामान को हम कई तरीकों के सामान आपने उपहार के रूप में जी बिल्कुल।
ठीक है, हम विचाराधीन कैदियों पर भी आएंगे और जो क्षमता से अधिक जो कैदी हैं जेलों में, इस पर भी हम चर्चा जरूर करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो जेल सुधार मैनुअल 2022 है उससे आने वाले दिनों में कितना बड़ा बदलाव आएगा, चाहे शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, स्वरोजगार को लेकर, या फिर जेल के अंदर जो कैदी हैं उनकी आत्मनिर्भरता को लेकर। जी, एक मजबूत और सभ्य राष्ट्र वही जहां की जेल सुधारवादी नियमों के साथ आगे बढ़ रही हो। जेल सिर्फ अपराध की सजा काटने की जगह नहीं, एक सुधार और बदलाव का भी स्थान है, ताकि जब कोई कैदी जेल से बाहर निकले तो सम्मान के साथ अपना जीवन जी सके। पर जिस तरह से जेल में विचाराधीन कैदियों की संख्या बढ़ रही है वो चिंता का विषय है, और इसीलिए संविधान दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मामूली अपराधों से भी वर्षों से कैद विचाराधीन कैदियों पर चिंता जताई और कहा कि वर्षों से कैद आरोपियों द्वारा जमानत की शर्तें पूरी न कर पाने वालों को रिहा किया जाए। दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया, क्या क्या दफा लगा दिया जो लगाना नहीं चाहिए, लेकिन वो सब क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारा होता है, तो ये सालों साल उनको छुड़ाते नहीं है। उसका कारण जो भी बचा कुचा है ना घर पे, जमीन जायदाद जो भी अपना यूटेंसिल और खत्म हो जाएगा, इसीलिए जाते नहीं, छुड़ाते नहीं। मैंने बोली इनके लिए तो कुछ करना होगा, इतने साल गुनाह किया है कि नहीं किया है, ट्रायल पे अभी तो है। मैंने बोली ABCD कुछ करो, A20 ऐसे कैटेगराइज करो, उनका खत्म। उत्तर प्रदेश सरकार भी लगातार जेल सुधार को लेकर जेल के अंदर बंद कैदियों के जीवन में बदलाव और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने को लेकर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की तो प्रधानमंत्री ने भी विचाराधीन कैदियों पर चिंता जाहिर की। साथ ही बड़ी संख्या में युवाओं का जेल में होना भी एक चिंता का विषय बताया, जिसको लेकर अंदर बंद कैदियों से लगातार राज्य सरकार और कारागार विभाग संवाद कर रहा है। कैदियों के जीवन में बदलाव लाने के लिए भी राज्य सरकार अलग अलग तरीके से प्रयास कर रही है। योगी सरकार ने अंग्रेजों के जमाने का नया जेल मैनुअल भी समाप्त कर दिया था, ताकि बंदियों के जीवन में शिक्षा और रोजगार के साथ ही उन्हें हुनरमंद बनाकर एक नई जिंदगी दी जा सके। उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल 2022 की बात करें तो बंदियों की पढ़ाई की व्यवस्था का प्रयास किया जा रहा है। कौशल विकास करके उन्हें हुनरमंद बनाने की कोशिश की जा रही है। सामाजिक संगठनों की भूमिका को और बढ़ावा दिया जा रहा है। बंदियों के जीवन सुधार में PPP मॉडल पर भी काम किया जा रहा है। बंदियों की शिक्षा कार्यक्रम को राज्य की शिक्षा का एकीकृत प्रयास है। रिहाई के बाद बिना किसी परेशानी के अपनी शिक्षा वो आगे बढ़ा सकते हैं। जेल में अध्यापकों की नियुक्ति ताकि शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। कारागार में उद्योग और सहकारी समितियों की स्थापना, कौशल विकास कार्यक्रम और व्यावसायिक प्रशिक्षण समिति का गठन, ये प्रयास, ये बदलाव आने वाले दिनों में व्यापक दिखेंगे। उत्तर प्रदेश की जेलों में ऐसे कई बदलाव किए जा रहे हैं। प्रदेश भर की जेलों में कई तरह के सुधार किए जा रहे हैं, पर अंडर ट्रायल कैदी एक बड़ी समस्या है और इन्हीं विचाराधीन कैदियों की वजह से प्रदेश भर की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी भी हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर सरकार इस समस्या को दूर करने के लिए प्रयासरत है। उत्तर प्रदेश का कारागार मंत्रालय भी लगातार कई प्रयासों को अमली जामा पहनाने में लगा है। उत्तर प्रदेश में जेल सुधार की तरफ कदम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। योगी सरकार ने जेल सुधार की तरफ कदम बढ़ा दिया है। योगी सरकार ने जेल नीति में संशोधन किया था। राज्य की जेलों में 60 वर्ष से कम उम्र के कैदियों को समय से पहले रिहाई दी जाएगी, पर इस रिहाई में केंद्रीय जांच एजेंसियों की अदालतों में कैदी शामिल नहीं होंगे। यूपी की जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदी एक बड़ी चिंता का विषय है। राज्य में करीब 1,14,000 से अधिक कैदी हैं। प्रदेश की जेलों में क्षमता से 70,000 कैदी अधिक हैं। आजीवन कैदियों के लिए समय से पहले रिहाई की नीति का लाभ अब उन्हें मिल रहा है। आदर्श कैदियों को 10 लोक दिवसों पर रिहा किया जा रहा है। प्रदेश की कुछ जेलों में हर्बल पार्क विकसित किए गए हैं। अर्थदंड देकर वर्षों से बंद कैदियों को भी रिहा किया गया है। प्रदेश की जेलों में कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। कैदियों को रोजगार और उद्योग से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जेल का जीवन बदल रहा है। सरकार के छोटे छोटे प्रयास कैदियों के जीवन में बड़ा बदलाव ला रहे हैं, ताकि किसी गलती की सजा काट रहे कैदियों को भी बाहर निकलकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके, और इसको लेकर अभी और भी प्रयास करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, लखनऊ। तो जब भी हम जेल सुधार की बात करते हैं तो जेल में बदलाव की जब बात करते हैं तो जहां तकनीक से जोड़ा जा रहा है, लेकिन वहीं पर अगर हम बड़ी 2 समस्याओं की बात करें तो सबसे पहले एक जो अंडर ट्रायल कैदियों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। एनसीआरबी के आंकड़े भी कहते हैं कि पूरे देश भर की जेलों की अगर हम बात करें तो लगभग 76% जो कैदी हैं वो अंडर ट्रायल हैं, विचाराधीन कैदी हैं, और ये भी एक बड़ी वजह बन जाती है कि जेलों में क्षमता से अधिक कैदी की जो संख्या है वो हो जाती है। धर्मवीर जी,
जी। प्रधानमंत्री जी की बात करें या फिर हम राष्ट्रपति जी को हमने सुना, सब यही चाहते हैं कि अंडर ट्रायल कैदियों की जो समस्या है वो दूर किया जाए। आपकी तरफ से क्या क्या प्रयास किए जा देखिए, रहे हैं? ये हमारी नज़र में भी एक बहुत बड़ी समस्या आई और इसी के तहत हम लोगों ने कैदियों के साथ संवाद और हमने, अगर हम नीति की बात करें तो नीति के अंदर हमने लगभग 1200 फाइलें हमने चलाई हैं। उसमें से लगभग 1000 फाइलें हो चुकी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि 60 साल की उम्र की बंदिश जो थी उसको हटा दिया। वो हटाया है। और उसमें अगर हम केंद्रीय कारागार की बात करें तो जो सजा याफ्ता कैदी हैं उसमें आगरा की जेल से ही 900 छूटे हैं और 800 बंदी हमारे नैनी से छूटे हैं। इस तरह से हजारों कैदी हमारे उस 60 साल की बंदिश खत्म होने के बाद छूटे हैं। अगर हम छोटे छोटे अपराधों की बात करें तो स्थायी नीति हो चाहे, और हमारे जो 10 अफसर हमने तय किए हैं, पहले 2 अफसर होते थे, हमने बढ़ा करके 10 किए हैं। ठीक है। उस पे अगर हम बात करें तो लगभग 5000 कैदी हम लोग अब तक छोड़ चुके हैं। तो प्रयास हमारा भी है कि जो बढ़ी हुई संख्या है वो हमारा भी चिंता का विषय है और विशेष करके युवाओं के प्रति हमारा बहुत ध्यान आकर्षित हुआ है और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए और एमएसएमई से और कौशल विकास से हमने जेलों को जोड़ा है। इसके पीछे भी एक हमारा ये है कि युवा हमारे वहाँ स्वरोजगार से जुड़ेंगे, सीखेंगे, काम सीखेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, उसके बाद बाहर जब जाएंगे न्यायालय के माध्यम से जी। तो वो स्वरोजगार से जुड़ सकेंगे। तो वहाँ हो सकता है कि वो दोबारा कोई बिगड़ती मानसिकता में न जाएं, दोबारा कोई गलती उनसे ऐसी न हो, वो दोबारा जेल में आए। ये प्रयास हमारा है और हमने देखा है युवाओं के बीच संवाद भी किया जा रहा है, जो ऐसे युवा हैं जो भटक गए हैं और किन्हीं कारणों की वजह से, छोटी छोटी गलतियों की वजह से वो जेल में पहुंच गए। देखिए, मैं 39 जेल मैंने उत्तर प्रदेश की में संवाद किया है और अभी जब दिल्ली प्रवास पे था तो वहाँ भी मैंने तिहाड़ जेल में भी संवाद किया है। ऐसे मिलाकर के 40 जेलों में संवाद किया है और संवाद में जब उनको परिवार से कनेक्ट करते हैं कि आपके जेल में आने के बाद परिवार किस परिस्थिति से गुजरता है, जब वो विस्तार से उनको बताया जाता है तब उनको एहसास होता है कि हमसे गलती हुई है। हम एहसास कराते हैं कि हम एक मंत्री नहीं, एक अभिभावक की तरह आपके साथ हमारा व्यवहार है और उसी के तहत हम आप लोगों से प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग भी अपना व्यवहार बदलिए। तो उसमें स्वीकारते हैं वो और तैयार होते हैं और संकल्प लेते हैं कि आज के बाद हम दोबारा कोई अपराध नहीं करेंगे। हम मानते हैं कि जितने कैदी हमारे संवाद में होते हैं वो सभी संकल्प लेते हैं उस समय तो, लेकिन हम मानते हैं 10%, 20%, 30% जितने भी परसेंटेज में हम लोग उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने में, मनोदशा में परिवर्तन में लाने में कामयाब होते हैं तो बड़ी उपलब्धि हो गई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि संवाद के बाद जो संकल्प लिया जाता है उसी संकल्प के बाद समाधान निकलता है। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये जरूर चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो जेलें हैं वो किस तरीके से बदल रही है और इसके साथ साथ जो अंदर बंद कैदी है रोजगार के माध्यम से, स्वरोजगार के माध्यम से उनके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ रहा है। ब्रेक के बाद समाज में पूरी भागीदारी का सपना अब हो रहा है साकार। महिला सशक्तिकरण नीति रंग लाई, अगुआ बना बिहार। हमारे दिमाग में भी था, बिहार सरकार की ऐतिहासिक हमारे दिमाग में पहल भी था से कि 2 बिहार आइटम पुलिस लेंगे, बल में लेकिन महिलाओं उन्होंने की जो है हिस्सेदारी में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। वर्तमान में बिहार पुलिस बल में 28,960 महिलाएं कार्यरत हैं, जो कुल पुलिस बल का 28% है। आरक्षी से लेकर उपाधीक्षक पद पर कार्यरत महिलाएं देश और समाज की सेवा में लगी हैं। ये भागीदारी ऐसे ही बनी रहे, इसके लिए 2013 से बिहार में पुलिस भर्ती में 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी, अब बदलेगी दुनिया सारी। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार द्वारा जनहित में जारी। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जेल सुधार को लेकर जेलों में जो लगातार परिवर्तन किया जाए, उत्तर प्रदेश की सरकार या कारागार मंत्रालय लगातार परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा है। चाहे हम डिजिटलाइजेशन की बात करें या फिर अंदर बंद कैदियों की भविष्य की बात करें, उनसे लगातार संवाद किया जा रहा है। युवाओं को भी समझाया जा रहा है कि उनसे संवाद लगातार किया जा रहा है। धर्मवीर जी, अगर हम उद्योगों की बात करें या छोटे छोटे रोजगारों की बात करें, क्योंकि हर कैदी का यह अधिकार है कि वो जब भी बाहर निकले तो वो हुनरमंद हो, वो अपना कुछ कर सके, सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके। आपने तो प्रधानमंत्री जी को जेलों की बनी कई बहुत सी सामान उनको उपहार के स्वरूप मैंने करीब 20-22 आइटम उनको दिए और उन्होंने सब लिए। लेकिन ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं
मेरा हृदय बहुत गदगद हुआ इस सवाल से। मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी अपने भाइयों से भी एक अनुरोध करूंगा कि हर कैदी अपराधी नहीं है। बिल्कुल, पेशेवर अपराधी हैं वो अलग है, लेकिन अनायास घटित घटना में जो अपराधी हैं, जो कैदी हैं, अनायास घटित घटना में जो कैदी हैं वो जेल में चले गए हैं किसी कारणवश, उनको अपराधी न माना जाए। ये मेरा आपके माध्यम से सभी से मानना है। और जब वो किसी भी घटित घटना में कैदी बने हैं और जब बाहर आए तो समाज उनको एक्सेप्ट करे, समाज उनको उसी जैसी तरह से पहले हम समाज में उनको एक मिलजुल करके उनको जीवन यापन चलाने का और अवसर हम लोग दें। ये मेरा आपके माध्यम से एक निवेदन है। और मेरा सभी प्रदेशवासियों से, देशवासियों एक निवेदन और है कि हम परिवार में बच्चों को समय दें। मैंने जो अनुभव किया है कि शायद माँ बाप का बच्चों के साथ समय का अभाव है, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि बच्चों को हम समय जरूर दें, उनके साथ अपनी बात शेयर करें, उनके मन की बात को भी अपने साथ साझा करें, तो मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा रहेगा। और अगर हम बात करें तो युवाओं के हमने जिस तरह से युवाओं के साथ संवाद के बाद में जाना, फिर हम हर जेल में जिलाधिकारियों और वहाँ के कप्तान को साथ लेकर के जाते हैं। हमारे वहाँ जब संवाद खत्म होता है तो वो लोग भी प्रभावित हैं, और जिलाधिकारी से हमारा कहना होता है कि जिस तरह से स्कूल के किशोर बच्चे टूर पर जाते हैं, उस तरह से जेल का टूर कराइए बच्चों को, और बच्चे जाकर के कैदियों के साथ बातचीत हो, रहना सहना सब देखें। तो हो सकता है कि उन बच्चों वहाँ का रहन सहन देखने के बाद में हो सकता है कि वो कोई गलती, नौजवान किशोर कोई बहके ना, वो समस्या उसके सामने ना आए। ये प्रयास भी हम लोग कर रहे हैं। और मैं स्वयं कॉलेजों में किशोरों के साथ संवाद कर चुका हूँ, कई कॉलेजों में, और मेरा प्रयास है कि किशोरों के साथ और आगे भी संवाद अपना जारी रखूँ। अपनी तरफ से जो प्रयास हो किशोरों को संभलने का और कोई गलती जो अपनी जीवन में ना करे, वो ये प्रयास हमारा भी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसी संवाद के माध्यम से ऐसी बड़ी जो समस्या है, हम चाहे विचाराधीन कैदियों की बात करें या फिर जो युवा हैं किसी गलती की वजह से वो जेल में हैं, और संवाद के माध्यम से ही समाधान निकाला जा सकता है। अभी वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि तकनीक जेलों में कितना मददगार साबित हो रही है, चाहे हम समय बचाने को लेकर की बात करें या फिर हम सुरक्षा को और मजबूत करने की बात करें। ब्रेक के बाद समाज में पूरी भागीदारी का सपना अब हो रहा है साकार। महिला सशक्तिकरण नीति रंग लाई, अगुआ बना बिहार। बिहार सरकार की ऐतिहासिक पहल से बिहार पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। वर्तमान में बिहार पुलिस बल में 28,960 महिलाएं कार्यरत हैं, जो कुल पुलिस बल का 28% है। आरक्षी से लेकर उपाधीक्षक पद पर कार्यरत महिलाएं देश और समाज की सेवा में लगी हैं। ये भागीदारी ऐसे ही बनी रहे, इसके लिए 2013 से बिहार में पुलिस भर्ती में 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी, अब बदलेगी दुनिया सारी। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार द्वारा जनहित में जारी। आप सभी का स्वागत। और आज हम चर्चा कर रहे हैं जेल सुधार को लेकर। लगातार बदलाव किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी 2 बड़ी समस्याएं हैं जिन पर हम लगातार चर्चा करें, चाहे वो अंडर ट्रायल कैदी हो या फिर क्षमता से अधिक जेलों में कैदियों की जो संख्या है वो भी एक बड़ी समस्या है, और ये पूरे देश भर की जेलों की समस्या है। धर्मवीर जी, अगर हम तकनीक की बात करें, डिजिटलाइजेशन की बात करें, तो क्या आपको लगता है जिस तरीके से जेलों में तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है, इससे समय भी बच रहा है, ऑनलाइन पेशी की सुनवाई भी हो रही है, कैदियों को अदालत तक ले जाने की नहीं ले जाना पड़ रहा है, तो क्या आप लगता है सुरक्षा भी बढ़ रही है? देखिए, हम लोग भी इस पर विचार कर रहे हैं और हम लोग मंथन कर रहे हैं कि इसको किस तरह से प्रभावी बनाया जाए और आगे हम उत्तर प्रदेश में भी इसको लागू करें। ये प्रयास हमारा भी है। इसमें जो हमें सिक्योरिटी देनी पड़ती है वो बचेगी। दूसरी बात, कैदी के लिए स्वयं के लिए खतरा होता है, और हम लोगों के जेल प्रशासन के लिए भी वहाँ खतरा होता है कि वो बाहर अपना नेटवर्क कहीं से स्थापित न कर ले, कहीं संपर्क न कर ले। इससे और समय की भी बचत होगी। मैं मानता हूं कि हमारे न्यायपालिका के लिए भी समय की बचत होगी, हम लोगों के लिए भी होगी। सुरक्षा व्यवस्था की व्यवस्था से देख रहे हैं तो बहुत बड़ा खर्चा भी हम लोगों का बचेगा इस पे। और ये प्रयास हमारा है कि ये हम व्यवस्था आगे अच्छे तरीके से उत्तर प्रदेश में लागू करें।
एक चीज और मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि जब हम जेल की बात करते हैं तो पूर्व की सरकारों में हमने कई बार ऐसी घटनाएं आती रही हैं, हमने देखा भी है कि जो बड़े अपराधी हैं, जो बड़े कैदी हैं, जो माफिया हैं, उनके लिए जेल एक घर की तरह होता था, वहीं से वो सब कुछ संचालित करते थे। क्या इस सरकार में ये सब अंकुश लगा है, बदलाव हुआ है? देखिए, अगर बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की जब से केंद्र में सरकार आई है और उत्तर प्रदेश में योगी जी की जब से सरकार आई है, अगर योगी जी के नेतृत्व में पिछला 5 साल का हम कार्यकाल देखें और ये वर्तमान का कार्यकाल देखें तो बहुत बड़ी शक्ति उत्तर प्रदेश की जेलों में हुई है। और पहले की सरकारों में देखा जाए तो अपनी व्यवस्था के लिए लोग जेल में जाते थे और वहीं से सारी व्यवस्थाएं चलाते थे। लेकिन इस बार माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, उनको भी बड़े बड़े पेशेवर अपराधियों को भी महसूस हो रहा है कि जेल जेल है ये व्यवस्था। और ये मैं फिर एक बार कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में इस तरह से कोई भी पेशेवर अपराधी होगा उसको जेल में जो नियम के अनुसार व्यवस्था है उसी व्यवस्था में रहना होगा और कोई भी फैसिलिटी उनको कैसी भी नियम के विरुद्ध नहीं दी जाएगी। और ये प्रयास लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का है, वो हम लगातार इसे आगे चलाते रहेंगे। हाँ, और ये अनायास घटित घटना में जो कैदी हैं उनके लिए हम लोग प्रयास है कि वो अगर वो अपना व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं तो उनके लिए हम अवसर भी देंगे इंसानियत के नाते। दूसरा, अगर पेशेवर अपराधी अपनी सोच बदलता है तो अच्छी बात है, बिल्कुल बिल्कुल उसका स्वागत। लेकिन मथुरा की जेल में संवाद के बाद मेरा जब दोबारा जाना हुआ तो वहाँ हम कैदियों ने स्वयं हमसे कहा कि सर आपने हमारी सोच बदल दी और बड़े बड़े अपराधी हैं वो भी ये कह रहे हैं कहाँ हम दलदल में फंसे हैं। हमने उनसे पूछा कि पेशेवर अपराधी तो आते नहीं संवाद में, तो माइक सिस्टम जो पूरे सभी बैरकों में बजता है उससे हम संवाद करते हैं, आवाज में जाती है। तो उन्होंने बताया कि आपकी संवाद को उन्होंने सुना और हमसे जब बातचीत हुई है तो उनका भी कहना है कि कहाँ हम दलदल में फंसे हैं। बिल्कुल, तो अगर अच्छी बात है, अगर ये ऐसा सोच ऐसी विचार उनके आ रही है अंदर में तो बहुत अच्छी बात है। एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है संवाद के माध्यम से। जी धर्मवीर जी, जब हम जेल मैनुअल 2022 की बात करते हैं उसमें महिलाओं की अगर हम स्थिति की बात करें, जो महिला बंदी हैं जो जेल के अंदर वो बंद हैं, उनके बच्चे भी हैं, परिवार भी है, उनके रीति रिवाज भी हैं, उनके त्योहार भी हैं, उनको लेकर क्या इस मैनुअल में भी कुछ शामिल किया गया? हाँ, देखिए, अगर हम बात करें तो जेलों में जो महिलाएं हैं, जो हमारी रक्षाबंधन का जब त्यौहार आया था तो हमने क्योंकि हमने पूछा कि कितनी बहनें आती हैं, सबके राखी बनती है क्या? तो कुछ कैदियों ने बताया कि नहीं, हम लोग छूट जाते हैं, उनके छूट जाने की कोई नहीं आता, वो छूट जाते हैं। तो हमने निर्देश दिया कि इस बार कोई नहीं छूटेगा और जो बहनें आएँ, हमने कहा कि बाहर मिलने वाले जितने भी लोग आते हैं, जेल अधीक्षकों से कहा कि उनसे सबसे कहिए वो 10-10 राखी लेकर के आएँ, अपने भाई के बांधें और दूसरा अगर कोई पड़ोस में भाई है तो उसके भी बांधें, और समाज से भी बहनों से कहिए वो आकर के राखी बांधें। लेकिन इस बार कोई कैदी नहीं छूटे। तो मैं आपको बताऊं कि रिकॉर्ड तो 70,448 बहनों ने इस बार रक्षाबंधन पे राखी बांधी। कोई कैदी हमारा बिना राखी के बचा नहीं। मायूसी हमारे कैदियों के बीच में नहीं रही मन में, सबको लगा कि हमारा भी सम्मान हुआ है। दूसरा, अगर हम बात करें भैया दूज जब आई तो हमने कहा भाई सभी बहनों को तिलक करने का अवसर दिया जाए। तो 60,000 लगभग बहनों ने और तिलक किया। तिलक की और रोली की व्यवस्था सारी हमारे जेल अधीक्षकों ने की, बैठने की व्यवस्था की, बहनों के पानी के पीने की व्यवस्था की, सब कुछ हमारे जेल अधीक्षकों ने किया और अच्छे से 60,000 बहनों ने तिलक किया। और फिर करवा चौथ का व्रत आता है तो बहुत सी बहनें जेलों में हैं और उनके पति भी जेलों में है, या फिर बाहर पति है, महिला कोई जेल में है, या फिर महिला बाहर है, जेल में पति है और वो करवा चौथ का व्रत रही है। तो हमने कहा कि वो व्रत भी, पूजा भी उनको करने का अवसर दिया जाए। तो ये भी रहा। और बच्चों की मैं अगर बात करूं तो महिलाओं के साथ जो बच्चे हैं वो उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है। 42 जेलों में टीचर नियुक्त हैं और जहां जेलों में टीचर नहीं है वहां हमारे जो बंदी रक्षक महिला कर्मी हैं वो उन बच्चों को पढ़ाती हैं। और बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क हम लोग बना रहे हैं और ये व्यवस्था भी हम लोग चल रहे हैं। 14 जेलों में बन चुके हैं। ठीक, कुल मिलाकर छोटे छोटे बदलाव के माध्यम से जो जेल के अंदर बंद कैदी हैं उनके जीवन में भी बदलाव लाया जा रहा है। जब वो बाहर निकलते हैं तो उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। समय की बेहद कमी है धर्मवीर जी, और आपने हमारे कार्यक्रम में शिरकत की, इसके लिए बहुत बहुत चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके माध्यम से दर्शकों से कहना चाहूँगा कि बच्चों के साथ समय दें। आने वाला समय नव वर्ष का है,
मैं अपनी ओर से, सरकार की ओर से सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने एक अहम मुद्दा उठा दिया है कि सामाजिक जो परिवार की भूमिका है, जो समाज की भूमिका है, वो बहुत अहम हो जाती है। चाहे बच्चों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, समय देना बेहद अहम हो जाता है। और जेल में बंद कैदी है, वो हर कैदी मुजरिम नहीं हो सकता। वो जब बाहर निकले तो समाज की जो विचारधारा है उसमें भी कहीं ना कहीं बदलाव लाने की जरूरत है। सोच का जो नजरिया है उसमें भी परिवर्तन लाने की जरूरत है। नमस्कार।